बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंदर हम पढ़ेंगे सस्पेंशन ऑफ बिजनेस। सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन बताओगे। इंट्रोडक्शन में आप बताओगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो गवर्न करता है फंक्शनिंग, सुपरविजन एंड रेगुलेशन ऑफ द बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया। नाउ वन ऑफ द वाइटल प्रोविजंस जो कि इस बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में दे रखे हैं इज सस्पेंशन ऑफ बिजनेस। सस्पेंशन ऑफ बिजनेस ऑफ अ बैंकिंग कंपनी कहाँ बता रखा है? प्रोविजन 37 में। नाउ ये प्रोविजन इसलिए इंसर्ट किया गया है बिकॉज इट इंश्योर्स स्टेबिलिटी इन द बैंकिंग सिस्टम एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। दो चीज़ें, ये पूरे एक्ट के भी ऑब्जेक्टिव्स हैं, तो उनमें ये ऑब्जेक्टिव्स हैं कि इट इंश्योर्स द क्या बोलते हैं बैंकिंग सिस्टम की स्टेबिलिटी एंड सेकेंडली प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। ठीक है। नाउ मीनिंग ऑफ सस्पेंशन ऑफ बिजनेस। तो सस्पेंशन ऑफ बिजनेस रेफर करता है टेम्प्रेरी सेसेशन ऑफ बैंकिंग ऑपरेशंस। यहाँ पर टेम्प्रेरीली बैंकिंग ऑपरेशंस बंद कर दिए जाते हैं ड्यू टू फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी, पहला रीज़न, एंड सेकेंड क्राइसिस फेस्ड बाय द बैंकिंग कंपनी। इन दोनों में से अगर कोई भी एक रीज़न है बैंकिंग कंपनी के पास तो वो सीक कर सकती है टेम्प्रेरी सेसेशन ऑफ द बैंकिंग ऑपरेशंस के लिए। इट इज़ नॉट द वाइंडिंग अप, यहाँ पे वाइंड अप नहीं हो रहा है बिजनेस, बट यहाँ पे एक पॉज मिल रहा है जिससे आपको एक टाइम मिल जाता है थोड़ा सा कि आप रिस्ट्रक्ट कर पाओ या रिवाइव कर पाओ। ठीक है। नाउ रेलेवेंट प्रोविजन सेक्शन 37 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। यहाँ पे सेक्शन 37 जो है वो लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है जिसके द्वारा आप एक बैंकिंग कंपनी सीक कर सकती है परमिशन टू टेम्प्रेरी सस्पेंड इट्स बिजनेस। तो लीगल मैकेनिज्म कहाँ दे रखा है? सेक्शन 37 ऑफ द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, जहाँ पे बैंकिंग जो कंपनी है वो सीक कर सकती है परमिशन ताकि वो टेम्परेली सस्पेंड कर पाए अपना बिजनेस। अब की प्रोविजन है सेक्शन 37 जिसमें पहला चीज़ बता रखा है, फर्स्ट स्टेप क्या होगा? पहला होगा एप्लीकेशन टू हाई कोर्ट। एक बैंकिंग कंपनी टेम्परेली अनेबल है अगर अपनी ऑब्लिगेशंस मीट करने में तो वो एप्लीकेशन देगी हाई कोर्ट में फॉर अ मोरेटोरियम पीरियड। मोरेटोरियम पीरियड क्या होता है? जहाँ पे आप सस्पेंशन ऑफ बिजनेस के लिए सीक करते हो। ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताया गया है कि जो एक बैंकिंग कंपनी होगी जो अनेबल टू मीट इट्स ऑब्लिगेशंस वो एप्लीकेशन डालेगी हाई कोर्ट में टू सीक मोरेटोरियम पीरियड। ठीक है। अब इसमें ये मस्ट स्टेट द रीजंस फॉर इनएबिलिटी टू कंटिन्यू बिजनेस। यहाँ पे उसे ये भी बताना पड़ेगा कि क्या रीजंस है जिसकी वजह से वो कंटिन्यू नहीं कर पा रही है अपना बिजनेस। देन सेकेंड पॉइंट इज कोर्ट्स डायरेक्शन। कोर्ट्स डायरेक्शन में क्या होता है? हाई कोर्ट ग्रांट करेगा मोरेटोरियम पीरियड फॉर नॉट एक्सीडिंग 6 मंथ्स विथ पॉसिबल एक्सटेंशन ऑफ अप टू 12 मंथ्स। बेसिकली क्या है कि 6 मंथ्स का पीरियड मोरेटोरियम पीरियड ग्रांट करेगा और उसको आप और एक्सटेंड करा सकते हो 6 मंथ्स के लिए। तो एक्सटेंशन जो होगा वो पूरा मैक्सिमम अप टू 12 मंथ्स ही हो सकता है। ठीक है। अब द कोर्ट मस्ट बी सेटिस्फाइड दैट सच सस्पेंशन इज इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड मे हेल्प इन रिवाइवल। अब यहाँ पे कोर्ट तभी ग्रांट करेगा मोरेटोरियम पीरियड 6 महीने के लिए और उसको एक्सटेंड कर सकता है 6 महीने और तब जब उसे लगता है कि ये जो मोरेटोरियम पीरियड अलाउ करने से पब्लिक इंटरेस्ट का फेवर होगा। ठीक है। एंड दूसरी चीज़ मतलब ये जो सस्पेंशन पीरियड है दिस विल बी इन फेवर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट एंड इसकी वजह से बैंक रिवाइव कर सकती है। इट मे हेल्प इन रिवाइवल। ठीक है। थर्ड पॉइंट बताता है कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग मोरेटोरियम। तो फर्स्टली प्रॉपर शो कॉज मतलब प्रॉपर कॉज शोन फॉर सस्पेंशन। किस कंडीशन पे आपको मोरेटोरियम पीरियड ग्रांट होगा? पहला कि आपको बताना पड़ेगा, प्रॉपर कॉज शो करना पड़ेगा कि सस्पेंशन क्यों चाहिए। ठीक है। एंड सेकेंड, इंटरेस्ट ऑफ डिपॉजिटर्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड। आपको ये प्रूव करना पड़ेगा कि इंटरेस्ट ऑफ जो डिपॉजिटर्स है दैट विल नॉट बी हार्म्ड। एंड थर्ड, द मोरेटोरियम विल नॉट एडवर्सली इफेक्ट द बैंकिंग सिस्टम। बैंकिंग सिस्टम को मोरेटोरियम पीरियड जो सस्पेंशन है वो एडवर्सली इफेक्ट नहीं करेगा। ठीक है। 3 चीज़ें क्या है कंडीशंस फॉर ग्रांटिंग मोरेटोरियम? सबसे पहला कि डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट हार्म नहीं होगा, प्रॉपर शो कॉज नोटिस करोगे आप ताकि कॉज शो करोगे जिसकी वजह से सस्पेंशन आप सीख कर रहे हो। एंड थर्डली मोरेटोरियम पीरियड शुड नॉट एडवर्सली इफेक्ट बैंकिंग सिस्टम। ठीक है। अपॉइंटमेंट, फोर्थ पॉइंट है अपॉइंटमेंट ऑफ अ ऑफिशियल लिक्विडेटर। ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा इफ द बैंक इज नॉट रिवाइव्ड विद इन द मोरेटोरियम पीरियड और फिर हाई कोर्ट में ऑर्डर वाइंडिंग अप। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट है कि अगर मोरेटोरियम पीरियड में एक बैंक को रिवाइव करने के लिए दिया गया था, रिवाइव नहीं कर पाई, तो वहाँ पे हाई कोर्ट क्या करेगा? एक ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट करेगा। ठीक है। जो कि और फिर ग्रांट कर देगा साथ ही साथ में मेड ऑर्डर फॉर वाइंडिंग अप। अब यहाँ पे जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा ये अपॉइंट इसलिए किया जाता है टू टेक ओवर द बैंक्स एसेट्स, बैंक के एसेट्स को टेक ओवर करने के लिए और सेट ऑफ करने के लिए जो भी क्लेम्स वगैरह या डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट वगैरह हैं वो सेटिस्फाई हुए हैं कि नहीं। ठीक है। देन फिफ्थ इज रोल ऑफ रिवर्स बैंक
रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI। तो RBI प्लेज अ सिग्निफिकेंट कंसल्टेटिव एंड सुपरवाइजरी रोल। RBI क्या प्ले करता है, कंसल्टेटिव एंड सुपरवाइजरी रोल। उसे कंसल्ट कर सकते हो आप एंड वो सुपरवाइज करता है आपकी फंक्शनिंग को। तो दो रोल प्ले करता है, प्लेज अ सिग्निफिकेंट कंसल्टेटिव एंड सुपरवाइजरी रोल। RBI में भी बिफोर द हाई कोर्ट ग्रांट्स द मोरेटोरियम। हाई कोर्ट को मोरेटोरियम देने से पहले RBI कंसल्ट करना पड़ेगा, RBI से कंसल्ट करना पड़ेगा। सेकेंड चीज़, RBI कैन सबमिट अ रिपोर्ट ऑन द बैंक्स फाइनेंशियल सिस्टम। ठीक है, RBI एक रिपोर्ट बनाकर बैंक के फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में सबमिट कर सकती है रिपोर्ट। ठीक है। थर्ड इज RBI कैन ऑल्सो अप्लाई डायरेक्टली फॉर कोर्ट। अब RBI क्या कर सकती है, कोर्ट में डायरेक्टली अप्लाई कर सकती है कि वाइंडिंग अप ऑफ दिस अंडर सेक्शन 38 जो है, अगर उसे लगता है कि रिवाइवल इम्पॉसिबल है तो वो डायरेक्टली बोल सकती है कोर्ट को कि इसका वाइंडिंग अप का ऑर्डर दे दो अंडर सेक्शन 38। ठीक है। तो तीन चीज़ें क्या कर सकती है RBI का, एक कंसल्टेटिव एंड सुपरवाइजरी सिग्निफिकेंट रोल प्ले होता है। ठीक है। पहला कि वो RBI जो होगी वो कोर्ट को है ना RBI से सीक करना पड़ेगा, कंसल्टेंसी सीक करनी पड़ेगी बिफोर ग्रांटिंग मोरेटोरियम। सेकेंड इज RBI कैन सबमिट अ रिपोर्ट जो कि बैंक के फाइनेंशियल पोजीशन को स्टेट करती होगी। तीसरा, जो RBI है वो अप्लाई कर सकती है डायरेक्टली कोर्ट में कि वाइंड अप कर दो जो बैंकिंग कंपनी है उसको सेक्शन 38 के अंडर, बिकॉज इट बिलीव्स कि रिवाइवल इज इम्पॉसिबल। ठीक है। नेक्स्ट है सेफगार्ड्स फॉर डिपॉजिटर्स। तो ड्यूरिंग द सस्पेंशन, जो सस्पेंशन का टाइम होता है उस टाइम पे बैंक को अलाउड नहीं होता, इट कैन नॉट एक्सेप्ट फ्रेश डिपॉजिट्स और ऑनर चेक। दो चीज़ नहीं कर सकती, फ्रेश डिपॉजिट नहीं ले सकती और ऑनर चेक्स ऑनर नहीं कर सकती। ठीक है। सेकेंड चीज़, प्रिवेंट्स फर्दर इरोजन ऑफ इट्स फाइनेंशियल पोजीशन। जो अभी हालत है उसको और बदतर होने से रोकेंगे, तो इट प्रिवेंट्स फर्दर इरोजन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड, RBI इंश्योर करेगी कि डिपॉजिटर्स के जो फंड्स हैं उनको मिसयूज़ नहीं किया जा रहा। तीन चीज़ें क्या हैं, जब डिपॉजिटर्स के लिए क्या सेफगार्ड्स हैं ड्यूरिंग द सस्पेंशन। पहला, फ्रेश डिपॉजिट्स नहीं लेगी और चेक ऑनर नहीं करेगी। सेकेंडली, प्रिवेंट करेगी फर्दर इरोजन ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन। एंड थर्डली, RBI इंश्योर करेगी डिपॉजिटर्स फंड्स आर नॉट मिसयूज्ड। ठीक है। नेक्स्ट इज लैंडमार्क केसेस। तो इसमें हमने दो केसेस देखने हैं। पहला, पलई सेंट्रल बैंक लिमिटेड वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर 1961। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया था द स्कोप एंड इम्पोर्टेंस ऑफ सेक्शन 37। यहाँ पे एम्फसाइज की गई थी द नीड टू बैलेंस बिटवीन रिवाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। पहली चीज़ तो बोली थी यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने डिस्कस किया क्या स्कोप और इम्पोर्टेंस है सेक्शन 37 का। एंड सेकेंडली एम्फसाइज किया था कि क्या नीड है टू बैलेंस की रिवाइवल हो जाए एंड प्रोटेक्शन हो जाए डिपॉजिटर्स के इंटरेस्ट का। ठीक है। तो जो बैलेंस होगा बिटवीन द रिवाइवल एंड प्रोटेक्शन ऑफ डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, उसकी नीड भी इसी केस में स्टेट की गई थी बाय सुप्रीम कोर्ट। नेक्स्ट इज इंडियन बैंक वर्सेस ABS मराइन प्रोडक्ट्स लिमिटेड 2006 का केस है, जहाँ पे क्लैरिफाई किया गया था कि जो बैंकिंग ऑपरेशंस हैं कैन नॉट कंटिन्यू विदाउट मीटिंग स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स। बैंकिंग ऑपरेशंस को कंटिन्यू नहीं कर सकते, आप ऑपरेट नहीं कर सकते फर्दरमोर अगर आप स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं कर रहे हो। आपको पहले स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट्स को मीट करना पड़ेगा एंड देन ओनली यू कैन ऑपरेट, यू कैन डू द बैंकिंग ऑपरेशंस। ठीक है, अदरवाइज यू कैन नॉट कंटिन्यू। सेकेंड, री इन्फोर्स द पब्लिक इंटरेस्ट इन पैरामाउंट इन डिसाइडिंग सस्पेंशन। यहाँ पे पब्लिक इंटरेस्ट को अटमोस्ट इंपॉर्टेंस दी जाएगी सस्पेंशन को डिसाइड करने के टाइम पे, ये भी इसी केस में कहा था। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस क्या है, ये प्रोविजन हेल्प करता है ताकि पैनिक नहीं रहे डिपॉजिटर्स के अंदर। ठीक है। सेकंड, बैंक को एक चांस मिले कि वो वापस से या तो मर्ज होकर या रीस्ट्रक्चर होकर वापस इट कैन रिवाइव। थर्डली, प्रिवेंट करता है हैस्टी लिक्विडेशन ऑफ बैंक्स विच कैन हैव सिस्टमैटिक इम्पैक्ट्स। ठीक है, हैस्टी कुछ भी हैस्टीली नहीं हो तो हैस्टी लिक्विडेशन ऑफ बैंक्स को प्रिवेंट करता है, जिससे सिस्टमैटिक जो इम्पैक्ट्स होते हैं उनको कंट्रोल किया जा सकता है। RBI's इंटरवेंशन एग्जाम्पल्स इन वेरियस केसेस, जैसे येस बैंक का 2020 का केस था, वहाँ पे RBI ने टेम्परेली रिस्ट्रिक्ट कर दी थी बैंकिंग ऑपरेशंस थ्रू अंडर डिफरेंट प्रोविजंस, अंडर डिफरेंट प्रोविजंस। तो यहाँ पे हाईलाइट किया गया था द इम्पोर्टेंस ऑफ टाइमली इंटरवेंशन एंड मोरेटोरियम्स। येस बैंक 2020 के केस में RBI ने क्या किया था, रेस्ट्रिक्ट कर दिए थे ऑपरेशंस, हाईलाइटिंग कि टाइमली इंटरवेंशंस एंड मोरेटोरियम्स जो रिक्वायर्ड है। ठीक है।
कंक्लूजन क्या है इसका, सेक्शन 37 जो है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1937 का, वो लीगल मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये प्रोविजन एम करता है एट अलाउइंग द फाइनेंशियली डिस्ट्रेस्ड बैंक्स कि वो रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं विदाउट इमीडिएटली रिजॉर्टिंग टू लिक्विडेशन। अब यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट हो जाता है हाई कोर्ट एंड आरबीआई का, जो कि इंश्योर करते हैं कि सस्पेंशन जो है वो जेन्युइन केसेस में ही ग्रांट किया जाए एंड विद सफिशिएंट सेफगार्ड्स। यहाँ पे प्रोविजंस दिए गए हैं जिससे हम बैलेंस कर सकते हैं बिटवीन फ्लेक्सिबिलिटी एंड कंट्रोल and the commitment to protect the stability of the banking sector, ठीक है। Now next is वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। वाइंडिंग अप ऑफ बिजनेस क्या होता है, इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप बताओगे कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 जो है वो ले डाउन करता है डिटेल प्रोविजंस ऑफ द बैंक वाइंडिंग अप ऑफ द बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया। कहाँ पे दे रखा है वाइंडिंग अप ऑफ बैंकिंग कंपनीज इन इंडिया, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में, ठीक है। वाइंडिंग अप रेफर करता है एक प्रोसेस जिसके द्वारा क्लोज हो जाता है एक बैंक, तो क्लोजिंग ऑफ अ बैंक, selling of all its assets and distributing the proceeds among creditors, primarily depositors, in a regulated and orderly manner। यहाँ पे क्या होता है, बैंक क्लोज हो जाता है, बैंक की जो प्रोसेस होता है ये वाइंडिंग अप में होता है, प्रोसेस ऑफ क्लोजिंग डाउन ऑफ अ बैंक। अब इसमें सेलिंग ऑफ इट्स एसेट्स हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इट्स प्रोसीड्स अमंग्स द क्रेडिटर्स, प्राइमरीली डिपॉजिटर्स, इज रेगुलेटेड इन एन ऑर्डिनरी मैनर, ठीक है। नाउ यहाँ पे सिंस बैंक डील्स विद पब्लिक मनी, तो यहाँ पे वाइंडिंग अप जो होता है इट्स नॉट ओनली गवर्न बाय द कंपनीज एक्ट 2013 बट यहाँ पे स्पेशल रेगुलेशंस अंडर द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी ले डाउन कर रखे हैं, ठीक है। बिकॉज पब्लिक मनी से डील करते हैं बैंकिंग कंपनीज, तो वहाँ पे सिर्फ कंपनीज एक्ट 2013 नहीं लगेगा, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 भी लगेगा, उसके प्रोविजंस भी ले डाउन किए जाते हैं स्पेशली। नाउ टाइप्स ऑफ वाइंडिंग अप, 3 टाइप के वाइंडिंग अप बता रखे हैं, ठीक है। पहला, इन 3 तरीके से कर सकते हैं। पहला, कंपलसरी वाइंडिंग अप बाय द कोर्ट, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कंपलसरीली वाइंडिंग अप करो। सेकेंडली, वॉलंटरी वाइंडिंग अप, रेयर इन प्रैक्टिस, कम ही होता है ये, पर यहाँ पे बैंकिंग कंपनी खुद से बोलती है कि हमें वाइंड अप करना है। थर्डली, वाइंडिंग अप अंडर स्पेशल प्रोविजंस, जो कि आरबीआई ऑफ आरबीआई, ठीक है, सेक्शन 38 विल स्टडी। नाउ की प्रोविजंस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, सेक्शन 38 बताता है वाइंडिंग अप बाय हाई कोर्ट, तो यहाँ पे बताया है सेंट्रल प्रोविजन अंडर द एक्ट रिलेटेड टू वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज, सेक्शन 38 ही है वाइंडिंग अप ऑफ कंपनीज का सबसे सेंट्रल प्रोविजन, जो कि बताता है कि कैसे वाइंडिंग अप होगी बैंकिंग कंपनीज की। अब व्हेन आरबीआई कैन अप्लाई फॉर वाइंडिंग अप, कब आरबीआई खुद से अप्लाई कर सकती है फॉर वाइंडिंग अप, तो आरबीआई में फाइल अ पिटीशन ऑफ वाइंडिंग अप इन फॉलोइंग केसेस। इन केसेस में आरबीआई, इन 6 केसेस में खुद से आरबीआई फाइल कर सकती है कि वाइंडिंग अप कर दो इस बैंकिंग कंपनी का। पहला, इनएबिलिटी टू पे डेट्स पे नहीं कर पा रहा, बैंक फेल कर जाता है टू मीट इट्स ऑब्लिगेशन फॉर 7 और मोर डेज आफ्टर अ लॉफुल डिमांड, ठीक है। आफ्टर अ लॉफुल डिमांड प्लीज कीप इन माइंड, 7 या 7 से ज़्यादा दिन तक वो बैंक फेल कर जाता है अपनी ऑब्लिगेशंस मीट करने में, इवन आफ्टर अ लॉफुल डिमांड। सेकेंड, इफ बैंक हैज सीज टू कैरी ऑन द बिजनेस इन इंडिया, अगर बैंक जो है उसने इंडिया में इस बैंक बिजनेस जो है उसको कैरी ऑन करना ही छोड़ दिया। थर्ड, इफ बैंक हैज़ फेल्ड टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस इशूड अंडर दिस एक्ट, तो कुछ तो हमें समझ में आ रहा है कि उसने डायरेक्शंस फॉलो नहीं की, उसने है ना 7 से ज़्यादा दिन तक, 7 या 7 से ज़्यादा दिन तक इवन आफ्टर लॉफुल नोटिस या लॉफुल डिमांड उसने वो इनेबल था टू पे डेट्स। थर्ड इज़, इफ़ जो बैंक था उसने इंडिया में अपना बिजनेस कैरी ऑन करना ही छोड़ दिया। फोर्थ इज़, इफ़ इट इज़ इन पब्लिक इंटरेस्ट में है तो आरबीआई क्या करेगा, ठीक है। अगर आरबीआई का जजमेंट ऐसा है कि इस बैंक को वाइंड अप कर दो, ये पब्लिक इंटरेस्ट में है, तो देन वाइंडिंग अप के लिए वो डायरेक्टली फाइल कर सकता है। फिफ्थ इज लाइसेंस कैंसलेशन अंडर सेक्शन 22, अगर उसने कोई भी लाइसेंस मीट कर जो रिक्वायरमेंट होती है उनको फेल कर जाता है, नॉन कंप्लाइंस कर देता है, डिफ़ॉल्ट कर देता है, तो वहाँ पे लाइसेंस कैंसिल हो गया, तो फिर सेक्शन 22 के अंडर, तो वहाँ पे भी आप है ना सेक्शन 38 के अंदर डायरेक्ट आप वाइंडिंग अप करवा सकता है आरबीआई, ठीक है, हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करके। देन 6th पॉइंट इज नॉन मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व्स, यहाँ पे सेक्शन 42 में ऑफ द आरबीआई एक्ट और सेक्शन 24 ऑफ द बीआर एक्ट, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, दोनों में एक नीड बता रखी है कि जो बैंक्स होंगे ना उनको एसएलआर मेंटेन करना है, तो वो स्टैट्यूटरी रिजर्व्स अगर नहीं मेंटेन कर पा रहा है तो वहाँ पे भी आरबीआई क्या कर सकता है, डायरेक्टली फाइल कर सकता है सेक्शन 38 के अंडर कि बाइंडिंग ऑफ दिस कंपनी कर दो कंपलसरी, ठीक है। तो आरबीआई एक रिपोर्ट बनाएगा एंड ओपिनियन आर कंसीडर्ड, आरबीआई की रिपोर्ट और ओपिनियन कंसीडर किया जाएगा फाइनल बाय द कोर्ट इन सच मैटर्स। क्या 6 पॉइंट्स पढ़े, पहला, डेट नहीं पे कर पा रहा 7 से ज़्यादा दिन इवन आफ्टर द लॉफुल डिमांड। सेकेंडली, जो बैंकिंग कंपनी है उसने इंडिया के अंदर बिजनेस कैरी ऑन करना ही बंद कर दिया, सेजेशन हो गया। थर्ड, कि जो बैंकिंग कंपनी है उसने
कंप्लायंस किया, फेल टू कंप्लाई विद द डायरेक्शंस जो कि इशूड अंडर दिस एक्ट है, देन पब्लिक इंटरेस्ट में अगर ये चीज़ है तो आरबीआई डायरेक्टली एप्लीकेशन फाइल कर सकता है अंडर सेक्शन 38। ठीक है, नेक्स्ट इज अगर लाइसेंस कैंसिल हो गया सेक्शन 22 के अंदर, एंड लास्टली अगर उसने स्टैट्यूटरी रिजर्व नहीं मेंटेन किए, नॉन मेंटेनेंस ऑफ स्टैट्यूटरी सेक्शंस अंडर 42 सेक्शन 42 ऑफ द आरबीआई एक्ट एंड 24 ऑफ द बीआर एक्ट। ठीक है, तो यहाँ पे आरबीआई जो कोर्ट होगी इन मैटर्स में आरबीआई की रिपोर्ट और उसका जो ओपिनियन होगा उसको कंसीडर करेगी फाइनल। अब रोल ऑफ हाई कोर्ट का क्या रोल होता है? ठीक है, तो अपॉन द पिटीशन बाय आरबीआई, एक बार आरबीआई ने पिटीशन डाली है हाई कोर्ट में या फिर किसी अदर एलिजिबल पर्सन ने, तो वहाँ पे हाई कोर्ट क्या करेगी? मैं ऑर्डर वाइंडिंग अप इफ सेटिस्फाइड। सिंपल चीज़ है, किसी ने पिटीशन डाली या हाई कोर्ट में आरबीआई ने पिटीशन डाली और हाई कोर्ट सेटिस्फाइड है कि हाँ ये वाइंड अप हो जानी चाहिए, तो वहाँ पे वो ऑर्डर कर देगी डायरेक्टली वाइंडिंग अप का। देन सेकेंड है द हाई कोर्ट में ऑल्सो रिफ्यूज़ वॉलंटरी वाइंडिंग अप। वॉलंटरी वाइंडिंग अप के केस में हाई कोर्ट रिफ्यूज़ भी कर सकती है इफ़ इट इज़ अगेंस्ट डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट। अगर डिपॉजिटर्स का इंटरेस्ट हार्म हो रहा है तो वहाँ पे वॉलंटरी वाइंडिंग अप को हाई कोर्ट कैंसिल भी कर सकती है। ठीक है, रिफ्यूज़ कर सकती है। देन सेक्शन 39 बताता है कोर्ट की पावर टू स्टे प्रोसीडिंग्स। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाई कोर्ट में स्टे वाइंडिंग अप की जो प्रोसीडिंग्स होती है उन पे स्टे लगा सकती है हाई कोर्ट। सेक्शन 39 में यही बताया गया है, इफ़ रिवाइवल और अमालगमेशन इज़ पॉसिबल एंड बेनिफिशियल टू द पब्लिक। अगर रिवाइव किया जा सकता है या अमालगमेट होकर बैंक को रिस्ट्रक्चर किया जा सकता है तो वहाँ पे क्या हो सकता है, पब्लिक के अगर फेवर में बैठती है वो चीज़ तो स्टे लगा देगा वाइंडिंग अप प्रोसीडिंग्स पे सेक्शन 39 के अंडर हाई कोर्ट। देन सेक्शन 41 बात करता है प्रिलिमिनरी रिपोर्ट ऑफ बाय ऑफिशियल लिक्विडेटर। हमने पढ़ा था ऑफिशियल लिक्विडेटर अपॉइंट किया जाएगा, तो यहाँ पे जो ऑफिशियल लिक्विडेटर होगा वो अपॉइंट किया जाएगा बाय द कोर्ट एंड उसको एक प्रिलिमिनरी रिपोर्ट सबमिट करने की विद इन 2 months कवरिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज, पॉसिबल फ्रॉड्स एंड थर्डली रिकमेंड कोर्स ऑफ एक्शन। पहली चीज़ तो बताएगा एसेट्स और लाइबिलिटीज़ कितनी है, दूसरा क्या खतरा है, क्या पॉसिबल फ्रॉड्स हैं चांसेस, एंड तीसरा कि अब क्या वो रिकमेंड कर रहा है तो रिकमेंडेड कोर्स ऑफ एक्शन। ठीक है, देन सेक्शन 43 ये बताता है प्रेफरेंशियल पेमेंट्स। यहाँ पे क्या है, सर्टन पेमेंट्स सच एज सैलरीज, टैक्सेस एंड ड्यूज टू डिपॉजिटर्स आर ट्रीटेड एज प्रेफरेंशियल पेमेंट्स एंड आर मेड बिफोर अदर डेट्स। 3-4 चीज़ें जो पहले पे कर दी जाती हैं उन्हें प्रेफरेंशियल पेमेंट्स बोला जाता है सेक्शन 43 के अंडर। इनको पहले पे किया जाता है फ्रॉम दी एसेट्स से जो भी रिकवर किया है। तो यहाँ पे क्या क्या होगा, सैलरीज, टैक्सेस एंड ड्यूज ऑफ डिपॉजिटर्स जो कि प्रेफरेंशियल पेमेंट्स की तरह ट्रीट किए जाते हैं एंड इनको बिफोर अदर डेट्स पे ऑफ किया जाता है। ठीक है, सैलरीज, टैक्सेस एंड ड्यूज ऑफ डिपॉजिटर्स ये होते हैं प्रेफरेंशियल पेमेंट्स सेक्शन 43A के अंडर। नाउ नेक्स्ट इज रोल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्या रोल होता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का? तो पहला ये प्राइमरी रेगुलेटर होता है एंड में ये चीज़ें करता है, ये प्राइमरी रेगुलेटर होता है, ये तो हमें पता ही है। ठीक है, इसके अलावा इसके फर्दर फंक्शंस क्या बता रखे हैं, क्या रोल प्ले करेगा ये वाइंडिंग अप में? पहला, रिकमेंड कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए। सेकेंडली, डायरेक्ट करेगा द अमालगमेशन और रीस्ट्रक्चरिंग। थर्ड, प्रोवाइड करेगा फाइनेंशियल इंस्पेक्शन रिपोर्ट्स। फोर्थ, प्रोटेक्ट करेगा डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट थ्रू डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन DICGC एक्ट। ठीक है, पहला रिकमेंड कर सकता है वाइंडिंग अप के लिए, दूसरा डायरेक्ट कर सकता है अमालगमेशन या फिर रीस्ट्रक्चरिंग के लिए। ठीक है, देन थर्ड इज प्रोवाइड फाइनेंशियल इंस्पेक्शन के लिए रिपोर्ट्स दे सकता है एंड लास्टली प्रोटेक्ट करेगा डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट थ्रू द एक्ट DICGC। ठीक है, नाउ रेलेवेंट केस लॉज क्या है इसके, पलाई सेंट्रल बैंक लिमिटेड वर्सेस ऑफिशियल लिक्विडेटर 1961, जिसमें क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने अपहेल्ड किया था कि आरबीआई का रोल इन रिकमेंडिंग वाइंडिंग अप। इस केस में बोला था कि आरबीआई विल प्ले अ रोल इन रिकमेंडिंग वाइंडिंग अप, तो वो अपहेल्ड किया था सुप्रीम कोर्ट ने एंड एम्फेसाइज किया था कि पब्लिक इंटरेस्ट एंड डिपॉजिटर्स प्रोटेक्शन आर एज गाइडिंग प्रिंसिपल्स। मेन फोकस कहाँ रहेगा, पब्लिक इंटरेस्ट हार्म ना हो और डिपॉजिटर्स को प्रोटेक्शन मिले, उनका इंटरेस्ट को प्रोटेक्शन मिले। ठीक है, as guiding principles. Now next is Indian Bank versus ABS Marine Products 2006 का केस है, जहाँ पे रीइंफोर्स किया गया था कि नॉन कंप्लायंस विद स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशंस आपको लीड कर सकते हैं टुवर्ड्स वाइंडिंग अप। नेक्स्ट इज वॉलंटरी वाइंडिंग अप, सेक्शन 44 में बता रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे एक बैंकिंग कंपनी बोला गया है कि एक बैंकिंग कंपनी ना वॉलंटरी वाइंड अप नहीं कर सकती अनलेस 2 चीज़ें हों। पहला, इट हैज़ नो लाइबिलिटीज़, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटीज़ नहीं है, उसका प्रॉपर बिजनेस चल रहा था तब वो कर सकती है। ठीक है, एंड सेकेंडली इट हैज़ एडिकेट अरेंजमेंट्स टू रीपे ऑल इट्स लाइबिलिटीज़ इन फुल। पहली चीज़, उसके ऊपर कोई लाइबिलिटी ही नहीं है, और दूसरा, उसके पास लाइबिलिटीज़ तो है पर उसके पास इनफ
एसेट्स हैं या इनफ अरेंजमेंट्स हैं, एडिकेट अरेंजमेंट्स हैं टू पे ऑफ दी लाइबिलिटीज, ठीक है। तो उन दोनों केसों में वो कर सकती है, उसके अलावा वो वॉलंटरी वाइंड अप नहीं कर सकती। रिक्वायर्स प्रायर परमिशन फ्रॉम RBI, ठीक है। तो यहाँ पे RBI से पहले परमिशन लेनी पड़ती है वॉलंटरी वाइंडिंग अप के लिए, ठीक है। नाउ इफेक्ट्स ऑफ वाइंडिंग अप, सस्पेंशन ऑफ बैंकिंग एक्टिविटीज़, जो बैंकिंग एक्टिविटीज़ है उनको सस्पेंड कर दिया जाएगा, ये वाइंडिंग अप में पहली चीज़। दूसरा, एसेट्स ले लिए जाएंगे बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर। थर्ड, depositors, employees and credit are repaid in order of priority. Depositors, employees and creditors are repaid in order of priority. हमने प्रेफरेंशियल पेमेंट्स पढ़ा था सेक्शन 43A में कि पहले टैक्सेस, सैलरीज एंड डिपॉजिटर्स के जो भी वो होंगे वो पे किए जाएंगे। तो यही हम पॉइंट यहाँ पे पढ़ रहे हैं कि डिपॉजिटर्स, एम्प्लॉयज़ और क्रेडिटर्स का जो भी पे ऑफ करना होगा वो उनकी प्रायोरिटी के ऑर्डर में होगा। देन फोर्थेस्ट, अल्टीमेटली द बैंकिंग कंपनी इज डिसॉल्व्ड। चार चीज़ें क्या है वाइंडिंग अप कंपनी की? सबसे पहले सस्पेंशन ऑफ बिजनेस होगा, देन एसेट्स ऑफिशियल लिक्विडेटर ले लेगा, टेकन ओवर बाय द ऑफिशियल लिक्विडेटर। थर्ड, डिपॉजिटर्स, एम्प्लॉयज़ एंड क्रेडिटर्स जो होंगे उनको रीपे किया जाएगा इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। एंड लास्टली, एक्चुअली अल्टीमेटली बैंकिंग कंपनी जो होगी वो डिसॉल्व हो जाएगी। नाउ रिसेंट एग्जाम्पल्स क्या है इसके? पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, PMC बैंक, यहाँ पे RBI ने इंटरवीन करा था और इम्पोज किए थे रेस्ट्रिक्शन एंड इवेंचुअली इनिशिएट किए थे रिजोल्यूशन स्टेप्स। यहाँ पे RBI ने, जो PMC बैंक था उसमें RBI ने इम्पोज किया, पहले तो इंटरवीन किया, फिर इम्पोज किया रेस्ट्रिक्शंस एंड इवेंचुअली इनिशिएट किया रिजोल्यूशन स्टेप्स। लक्ष्मी विलास बैंक, इसमें क्या था? RBI ने सस्पेंड कर दिया था द बोर्ड एंड मर्ज इट्स, और उस बैंक को, लक्ष्मी विलास बैंक जो है उसको सस्पेंड कर उसके बोर्ड को उसको मर्ज कर दिया था विद DBS बैंक अंडर द पब्लिक इंटरेस्ट क्लॉज, पब्लिक इंटरेस्ट के क्लॉज के चलते हुए। दो, नॉट फुल वाइंडिंग अप, इट डेमोन्स्ट्रेट्स प्रिवेंटिव मेजर्स। कंक्लूजन क्या है? वाइंडिंग अप जो होता है बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के अंडर, वो इंश्योर करता है स्ट्रक्चर्ड, कोर्ट सुपरवाइज्ड क्लोजर ऑफ फेल्ड banking institutions. The law aims to protect depositors, ensure financial stability, prevent panic in the banking sector. With RBI's oversight and the High Court supervision, the process maintains trust and fairness in the financial system.